कौन सा लाइन पे, लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है। कार्टेशियन फॉर्म में अभी मैं लिख रहा हूँ x माइनस x1 अपान मान लो a है, फिर y माइनस y1 अपान b है, और z माइनस z1 अपान मान लो ये c है। तो अगर अल्फ़ा बीटा लाई कर रहा है ऑन द लाइन, देन क्या हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फ़ा माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू बीटा माइनस क्या चीज़, बीटा माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू गामा माइनस z1 अपान c आ जाएगा। ठीक, तो ये हमेशा ट्रू होगा। या अगर मान लो हम लोग, ये तो हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग या पैरामीट्रिक फॉर्म में बोलेंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारा इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिस थ्रू वेक्टर ए एंड इज पैरेलल टू बी वेक्टर। और अगर मान लो इज पासिस थ्रू, ये पास कर रहा है, इज पासिस थ्रू मान लो सी वेक्टर से, तो सी से पास करेगा तो आर की जगह रख दोगे, बस सेटिस्फाई करेगा। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो ये अगर सेटिस्फाई करेगा तो इस तरीके का सिचुएशन आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 2D में जैसे बात करते थे ना, कोई लाइन होता था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 1 0 होता था, और यहाँ ये 2,3 से पास होता था, तो इसको हम क्या कर देते थे, x की जगह और y की जगह पुट कर देते थे, तो इसको सेटिस्फाई करता था। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि अगर मान लो अल्फ़ा बीटा गामा अगर मान लो आपका दिया हुआ है, जहाँ से पास कर रहा है, तो एक्स वाई जेड की जगह हम इसको पुट कर देंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। वही यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा क्या कर रहा है, इससे पुट करने से सेटिस्फाई करेगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा पॉइंट नंबर ए था जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, यही लाइन का इक्वेशन हमने किसके टर्म्स में लिखा है, ये डायरेक्शन रेशियो के टर्म्स में लिखा है। हम चाहें तो यही चीज़ डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दोनों क्या होते हैं, एक प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो एल एम एन तो वही रहेगा, एक्स वाई जेड की जगह बस अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज। परपेंडिकुलर, ये जो सिंबल है परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ लाइन। तो हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जनरली हम लोग काफ़ी जगह भी आगे यूज़ करेंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या अगर सबसे ज़्यादा जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। तो अभी हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे या इमेज निकालेंगे, तो ये इसी से निकल के आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ही। देखो एक्चुअली होता क्या है, होता ये है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हम लोग प्लेन में भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल लाइन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो मान लिया हमने एक लाइन लिया, ऐसे एक सिंपल मान लो हमने लाइन ले लिया, ठीक, और इस लाइन पे हमने मान लिया ये लाइन हमारा ये है, ठीक है, एम है। इस लाइन को बोल दिया, मतलब एल बोल दिया, एम मत बोल, एम नहीं बोलते हैं, एल बोल देते हैं। मान लो ये लाइन हमारा क्या है, एल है, ठीक। और जिस लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज मान लो हमको कैलकुलेट करना है, तो उसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट पी होगा, ठीक है, उसका इमेज इस साइड में निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट मान लो P है, इसका कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये मान लो ये पॉइंट हो जाएगा, और इसका इमेज मतलब अगर मान लो इसको मैं O मानता हूँ और ये Q है, तो O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और I इमेज जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे Q जिसको इमेज बोल रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करना होगा, ये जो भी हमको निकालना होगा। इस लाइन का इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं x माइनस x1 अपान ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस लाइन के इक्वेशन को आप डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो।
तो ये हमारा क्या आया, x माइनस एक्स वन अपन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपन, मान लो ये सी हो गया। अब अगर मान लेते हैं हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये लाइन है ना, ध्यान रखना ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और इस लाइन पे एक पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मतलब किसी डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा जो है इससे कुछ डिस्टेंस पे होगा। और अगर हमको इमेज निकालने के लिए की बात किया जाएगा तो इमेज हमको कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज मान लो PQR मान लेते हैं, यहाँ पे इमेज का जो कोऑर्डिनेट आएगा PQR, हालांकि अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, PQR की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ही बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आपको समझ में आ गया तो। अभी हमने यहाँ पे बताया कि अगर कोई पॉइंट लाइन पे XYZ, तो यहाँ भी हो सकता है, 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 हर जगह हो सकता है, क्योंकि ये लाइन पे XYZ लाई करने का मतलब ये हुआ कि ये XYZ इन जनरल इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। आप जैसे याद करो हम लोग सर्कल बनाते थे तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस आर है। तो कहने का मतलब ये हो कि मैं बोलूँ कि यहाँ एक्स वाई होगा, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है भाई। सर्किल के सरकमफ्रेंस पे जो हमारा ये होगा क्या बोलते हैं XYZ, मतलब XY कहीं भी हो सकता है। तो वैसे ही ये लाइन हमने बताया, तो ये लाइन पे XYZ कहीं भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। तो अब अगर कहीं भी हो सकता है तो मैं मान लेता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ कि चलो यहाँ होगा शायद, कहाँ पर, O पॉइंट पे, और इसको इक्वल टू R कर लिया, ठीक, या कोई कांस्टेंट ले लिया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो पॉइंट O पर होगा, मतलब जिसकी हमको ज़रूरत है वो वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, O पर होगा। तो जस्ट सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O विल बी व्हाट, x इज इक्वल टू, हम लोग अगर अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले तो हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा, AR प्लस x1 आएगा, और y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BR प्लस y1, और z इज इक्वल टू आ जाएगा CR प्लस Z1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो, अब ये XYZ निकल के आ गया, तो XYZ जैसा कि हमने बोला कि कहीं भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि XYZ का ये जो XYZ आया है वो कहाँ होगा, O पे होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट दिस XYZ बी ऑन O, ठीक, O पर होगा, हमने मान लिया O पॉइंट पे आ रहा होगा। अब अगर ये O पॉइंट पे आ रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं OP का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ क्या। OP का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ये XYZ हर जगह होगा, तो OP का डायरेक्शन रेशियो, देन आप लिखोगे देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP। जब भी किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता है तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, उससे माइनस करके निकालते हैं। तो बस कैलकुलेट कर लिया, मान लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR प्लस x1 माइनस अल्फा, फिर AR प्लस y1 माइनस बीटा, और फिर AR प्लस Z1 माइनस गामा। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो जब आ गया तो ये बताओ लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन दिया हुआ है आपको, क्या है, A B एंड C दिया हुआ है, और ये लाइन और OP क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप लिखोगे लाइन, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे लाइन L एंड OP आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कंडीशन लगा दो। कौन सा कंडीशन, परपेंडिकुलर का कंडीशन। जब भी किसी भी दो लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियो पता हों और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका कंडीशन क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो बस वही कंडीशन
हम अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू क्या आएगा, ए इंटू डायरेक्शन रेशियो हमारा इसका ये आया, ए इंटू ए आर प्लस x1 माइनस अल्फ़ा प्लस बी इंटू ए आर प्लस y1 माइनस बीटा प्लस सी इंटू ए आर प्लस z1 माइनस गामा इक्वल टू 0। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा पता है, r का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि सब a यहाँ पे a x1 और अल्फ़ा बीटा सब वैल्यू है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आप क्या करोगे, r का वैल्यू निकालोगे, और जब r का वैल्यू मिल जाएगा तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगा। कैसे, r का वैल्यू यहाँ रख देना, वो कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। जब उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, अल्फ़ा बीटा का कोऑर्डिनेट आपको दिया ही है, इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो यही जो ये एक्स वाई जेड हम कैलकुलेट करेंगे ना, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लो हमको इमेज निकालना है, ये पी क्यू आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो पी और क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा, ओ। तो मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर दो, कैसे, अल्फ़ा प्लस पी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट अभी आप यहाँ निकाल चुके हो, जो भी आपका आएगा आर का वैल्यू के हिसाब से ए आर प्लस x1 का यूज़ कर लेना। तो उस हिसाब से हमारा सारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, इमेज भी आ जाएगा और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकल के आ जाएगा। अब देखो, अगर मान लो हमको ना यही सारी चीज़ें, हमने जो चीज़ अभी बताया, यही सारी चीज़ों को अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होगा। अगर यही सारी चीज़ें अगर हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना होता तो मैं क्या करता, कैसे निकालता, फार्मूला हमारा क्या आएगा, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखोगे नेक्स्ट इन वेक्टर फॉर्म, ठीक, वेक्टर फॉर्म में। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ना हमेशा फार्मूला, जो आप फार्मूला तो नहीं कहूँगा इसको, बस आप प्रोसेस याद रखिए, ये फार्मूला नहीं है ना, प्रोसेस याद रखिए। और आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी इक्वेशन वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप क्या करिए, उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके तुरंत उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अगर जैसे मान लो मेरे पास, जस्ट सपोज अगर मान लो मेरे पास कोई एक इक्वेशन आता है ऐसे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, तो क्या इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे भाई। ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर मतलब यहाँ पे x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, और बी वेक्टर के जो आई जे के का वैल्यू होता है b1 b2 b3, वो यहाँ रखते हैं हम लोग, यहाँ पे ए बी और सी रखते हैं। तो तुरंत आपने कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया, वो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी। फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा उसी चीज़ को ध्यान रखिएगा, वेक्टर फॉर्म को ही याद रखिए, अरे कार्टेशियन फॉर्म को ही याद रखिएगा, ठीक। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, और वही वाला पॉइंट जहाँ जिस पॉइंट से मान लेते हैं हमको इसको ड्रॉ करना है या इमेज कैलकुलेट करना है, तो उसको हमने बोल दिया लेट सी वेक्टर, यहाँ पे मान लो हमने सी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। और इसका जो पॉइंट, जो मतलब नेम कर दिया, यहाँ पे ए बोल दिया, इस पॉइंट को मान लो हमने एम बोल दिया, और इस पॉइंट को मान लो हमने बी बोल दिया, ए बी है, और ये लाइन एल है, ये लाइन एल का इक्वेशन है, ठीक। तो अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे मान लेते हैं आर का वैल्यू तो यहाँ पे हर जगह होगा ना, आर यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह हो सकता है। तो मान लिया कि आर किस पॉइंट पे है, एम पॉइंट पे होगा, भाई हर जगह है तो एम पे भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मान लिया कि आर कहाँ है, एम पॉइंट पे होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए एम का वैल्यू निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ए एम का यूज़ कर लेते हैं। ए एम अगर मान लो वैल्यू निकालोगे तो क्या निकाल सकते हो, ए एम का वैल्यू अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है तो ए का पोजीशन वेक्टर आपने सी रखा है और एम का पोजीशन वेक्टर ये आपने रखा है, तो ए एम हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यही तो आएगा। ए एम का पोजीशन वेक्टर अगर मान लो हमको निकालना है तो ए एम वेक्टर का वैल्यू, भाई अगर मान लो ए बी वेक्टर, मान लो जस्ट सपोज हम लोग कैसे निकालते थे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो वह उसी हिसाब से तो हम यहाँ पे ए एम वेक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ सेम प्रोसेस में, ठीक है। तो ए एम वेक्टर क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ए एम वेक्टर आ गया।
अब अगर मान लेते हैं एम वेक्टर जो है किस पे परपेंडिकुलर है, लाइन एल पे, तो लाइन एम पे किसके पैरेलल, लाइन एल जो होता है किसके पैरेलल होता है, बी वेक्टर के, क्योंकि ए क्या होता है, कोई पॉइंट होता है जो यहाँ से लाइन पास करता है, ए वेक्टर कहीं होगा पास कर रहा होगा जिससे लाइन, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या होता है कि ये जो बी वेक्टर होता है इसके पैरेलल होना, बी वेक्टर क्या होता है उस लाइन के पैरेलल होता है, ठीक है, हमने आपको बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों को परपेंडिकुलर करें, किसको, ए एम और ए बी को, यानी ए एम वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए एम डॉट बी इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ए एम वेक्टर का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, देखो क्या आएगा, ए डॉट बी प्लस लेमडा टाइम्स बी डॉट बी माइनस बी डॉट सी या सी डॉट बी इक्वल टू 0। हमको क्या कैलकुलेट करना है, लेमडा का वैल्यू। तो लेमडा का वैल्यू अगर मान लो हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट सी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी डॉट बी या बी डॉट बी को आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर, तो बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डॉट को बाहर निकाल दिया, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर या बी के मॉड का स्क्वायर। तो ये लेमडा निकल जाएगा। अगर जब लेमडा निकल जाएगा तो आपको पोजीशन वेक्टर भी निकल जाएगा, एम का वैल्यू निकल जाएगा, एम का वैल्यू ये आपका आएगा, ए प्लस लेमडा टाइम्स माइनस सी। ये तो जैसे मान लो ये बताया ना, अगर मान लो हमको डिस्टेंस निकालना है, बी आपने आर वेक्टर का वैल्यू रखा और यहाँ से सी और बी का डिस्टेंस निकाल लिया। एक और तरीका क्या है, अगर मान लो सी बी वेक्टर या सॉरी सी एम वेक्टर का डिस्टेंस मान लो वेक्टर के फॉर्म में निकालना है, सी एम वेक्टर का डिस्टेंस मान लो निकालना है मॉडुलस, तो कैसे निकाल सकते हैं, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक्चुअली यहाँ देखो ऐसे, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस ना, यानी सी एम डिवाइडेड बाई सी, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लो पी ले लेता हूँ, सी पी, यानी सी एम डिवाइड बाई मान लो सी पी आ जाएगा। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो सी एम का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, सी एम इज इक्वल टू सी पी साइन थीटा आएगा। तो अगर मान लो हम सी एम वेक्टर के फॉर्म में अगर मान लो लिखेंगे तो सी पी वेक्टर क्या आएगा, सी पी वेक्टर कितना आ जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि इनके पोजीशन वेक्टर ये दिए हुए हैं, इनटू साइन थीटा। ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, या एक और तरीका है कि मान लो हमने सी एम वेक्टर को ऐसे लिखा और इसको अगर मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है तो सी वेक्टर इसका मॉडुलस ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि सी एम वेक्टर का मॉड हम लोग निकालना है, डिस्टेंस है, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दिया और डिवाइडेड बाई बी वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दिया, ये मॉड से डिवाइड कर दिया, या हम पूरे पे मॉड लगा दिए, यहाँ पे मॉड ना लगा करके हमने क्या कर दिया, चाहो तो ऐसे पूरे में मॉड लगा दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा नया वैल्यू बन जाएगा, सी एम वेक्टर विल बी इक्वल टू सी माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर होल का मॉड। या इसी को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और हम चाहें तो सी एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई बी का मॉड, यहाँ भी मॉड। इसी को और चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं, सी एम का डिस्टेंस जो आएगा सी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई बी का मॉड, और यहाँ भी मॉड। तो ये कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सबसे आसान तरीका ये कि आपने आर वेक्टर का वैल्यू निकाल, लेमडा का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ पे पुट कर लिया और डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया, जैसा कि अभी हमने पहले वाले इसमें बताया। लेमडा का वैल्यू यहाँ रखोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, वो सबसे आसान तरीका है। बाकी अगर थीटा वगैरह दिया हुआ है तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लो हमारा दिया हुआ है
कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम find the foot of perpendicular from 2, -3, 1 to the line x plus 1 divided by 2 is equal to y minus 3 divided by 3 is equal to z plus 2 divided by 1 minus 1, sorry. ठीक. also find the image of, इसको P बोल देता हूँ, image of P and distance of P from the line या इसी को हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। एस डी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइन। तो ये हमने 3 चीज़ें इसमें आपसे पूछी हैं, तो इसको देखिए, एक बार ट्राई करिए। इस लाइन का अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस लाइन का इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, पहला चीज़ तो दिया हुआ x + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y - 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z + 2 डिवाइड बाई -1 दिया हुआ। इसके बाद हमको क्या करना है, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसपे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट हमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, पॉइंट P मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट दिया 2, -3, 1, ठीक। जिसका मान लो इमेज फाइंड आउट करना है, इसको हमने Q मान लिया और इस पॉइंट को मान लो हमने A मान लिया, ठीक। या चलो ठीक है, ए ही रहने दिया, या एम मान लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। हमने एम मान लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, एम बोल दिया। अब अगर मान लो आपने एम बोला यहाँ पे, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, मान लो हमने यहाँ पे इक्वल टू आर कर दिया, क्योंकि इस लाइन पे एक्स वाई जेड हर जगह लाई करेगा। जब एक्स वाई जेड हर जगह लाई करेगा तो वहाँ से एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा, 2r - 1, मतलब इसको और इसको आप इक्वल कर दिए, 2r - 1 आएगा। y का वैल्यू क्या आएगा, 3r + 3 आ जाएगा, और z का वैल्यू क्या आएगा, -r - 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट दिस आर द पॉइंट ऑफ m, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ m, ठीक। तो हमने मान लिया कि लेट दिस is the point m। मैं खुद से मान के चल लिया, क्योंकि भाई इस लाइन पे हर जगह एक्स वाई जेड होगा, तो मैंने मान लिया कि m पे होगा, ये एक्स वाई जेड m पे होगा। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम। और आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो अगर किसी भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों तो कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो मैं क्या करूँगा, 2r - 1 - 2 कर दूंगा, यानी क्या आ जाएगा, 2r - 3 आ जाएगा। फिर 3r + 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा यहाँ, तो 3r + 6 हो जाएगा, और -r - 2 -1, यानी क्या आ जाएगा, -r - 3 हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, किसका, पीएम का। अब हमको इस लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो तो गिवन है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, 2 × 2r - 3, फिर +3 × 3r + 6 -1 × -r - 3 इज इक्वल टू 0। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 का कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो जब हमने ये अप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। r का वैल्यू मिल जाएगा हमको 4r - 6 + 9r + 18 और +r + 3 = 0। तो ये देखो 9r 10r और 4 14r, और यहाँ कितना हो जाएगा
18 ठीक, आर का वैल्यू -15/14 हो गया। अब -15/15 आया तो m का कोऑर्डिनेट क्या नहीं मिलेगा, देन आप लिखोगे देन कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या आ जाएगा, m का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है, ये माना है, ये माना है, ये माना है, तो क्या आ जाएगा x = 2 × -15/14 -1, तो हो जाएगा -30/14 -1, तो यानी -44/14 आ जाएगा। ठीक, या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, -22/7। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट को आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -3/14, और z कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करोगे तो -13/14 आ जाएगा। तो अब देखो आपको पता चल गया, क्या क्या पता चल गया, x y z यानी m का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब जब m का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो q भी निकाल सकते हो, और pm का डिस्टेंस हमसे पूछा गया तो pm का